और माच पूरे मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के, मतलब आप मालवा रीजन की अगर बात करें तो धार, रतलाम, देवास, भोपाल, विदिशा तक पूरे बेल्ट में एक समय इसकी बड़ी धूम थी। मंच से ही माच का नाम प्रादुर्भाव हुआ है जी। ऐसा मंच जिसके नीचे से बैलगाड़ी भी निकल जाए, मतलब इतना ऊंचा मंच, इतना ऊंचा स्टेज लगता था। स्टेज लगता था कि अगर स्टेज बीच सड़क में लगा है और अगर 15 दिन माच होना है तो गाड़ियां लोग अपना आने जाने का काम किसी भी तरह से बाधित ना हो, वो रुके ना, वो चलता रहे, तो इतना ऊंचा मंच बनाया जाता था। तो सर क्यों बनाया जाता था और ऑडियंस को क्या देखने में तकलीफ? देखिए, वो एक ऐसा ओपन थिएटर है जिसमें जिसको जहां जगह मिलेगी वो बैठ जाएगा। अच्छा। बहुत दूर तक होगा। करेक्ट। देखिए, अगर देखा जाए तो मेरे ने जितना पिछले 1.5 सालों में रिसर्च किया है, लगभग 2-3% बचा है। मतलब वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि दर्शक नहीं है, दर्शक नहीं है तो करने वाले भी नहीं। सही बात। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर राज बेंद्रे। सर, स्वागत है आपका लिविंग यूनिकॉर्न्स पे। धन्यवाद, बहुत सारी बधाई आपको, आपके इस चैनल के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जी। थैंक यू सो मच सर। सो आज का जो हमारा एपिसोड है वो है आर्ट और कल्चर को लेके। राज बेंद्रे जी जो हैं वो कला और सांस्कृतिक विभाग जो है उसके उस फील्ड में उनका बहुत ही डीप एक्सपीरियंस रहा है। करंटली वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू फेलोशिप भी परस्यू कर रहे हैं जी। और हम बात करने वाले हैं कैसे विलुप्त होती हुई लोक कलाओं के बारे में, और उसमें से एक स्पेसिफिक लोक कला है जिसका नाम है माच, जो कि मालवा रीजन की लोक कला है। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सर से हम ये इंसाइटफुल जो और वैल्यूएबल बातें हैं वो शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए, जो ये फेलोशिप आप परस्यू कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, भारत सरकार कला के क्षेत्र में काम करने वाले जूनियर और सीनियर 2 तरह की फेलोशिप हर साल अनाउंस करता है। तो मुझे 2 साल के लिए सीनियर फेलोशिप मिली है, जिसमें मालवा रीजन का जो लोक नाट्य है माच जी, उसके लिए मुझे ये फेलोशिप प्राप्त हुई है। तो माच की बात करें तो माच कोई 1750 के आसपास इसका उदय हुआ। तो उससे पहले अगर हम बात करें तो मनुष्य की मनोरंजन के लिए ये खास तौर से हुआ। तो जब प्रारंभिक मनुष्य ने अपने मनोरंजन के लिए कुछ साधन जुटाए, तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक मनुष्य के पास सिर्फ उदर पूर्ति, पेट भरने, वंश वृद्धि और अपनी सुरक्षा के अलावा और कोई काम नहीं था। जब उसको धीरे धीरे अवकाश मिला उन कामों से, उसके पास समय निकला, तो कहीं मनोरंजन के लिए कोई बात या कोई घटना घटी होगी जी। तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के मनोरंजन के साधन हुए और वे विलुप्त होते चले गए और फिर नए साधन आ गए। हम अगर आज बात करें कि मनोरंजन के लिए आपके पास 30 सेकंड की रील भी उपलब्ध है आज, तो हमने कहाँ से जर्नी शुरू करी है और आज कहाँ आ गए हैं। तो माच के साथ भी यही हुआ कि मालवा के इस रीजन में, जो मध्य प्रदेश का बहुत ही कल्चरल रूप से बहुत संपन्न जी क्षेत्र है, लगभग 1750 के आसपास इसका उदय हुआ। इससे पहले नौटंकी, ख्याल, तमाशा, लावणी, हजरत विद्या, धाराधारी के खेल, ये तमाम सारी चीज़ें उपलब्ध थी। इन सब से कुछ न कुछ ग्रहण करके इनके गुरुओं ने इसका पुनर्जीवित किया, इस कला को माच के रूप में। अच्छा। और माच पूरे मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के, मतलब आप मालवा रीजन की अगर बात करें तो धार, रतलाम, देवास, भोपाल, विदिशा तक पूरे बेल्ट में एक समय इसकी बड़ी धूम थी। क्योंकि हम बात करें 1750 से 1800 की, करेक्ट। तो लगभग 250 साल का 250 साल इसका टाइम पीरियड हमें नज़र आता है। और इसमें ये बहुत विकसित हुआ, बहुत प्रफुल्लित हुआ, बहुत ऊपर तक गया। और मेरे अध्ययन के मुताबिक, जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था, तो मेरे अध्ययन के मुताबिक लगभग 70 से अधिक मंडलियां एक समय में इस पूरे मालवा रीजन में मार्च कर रही थी। और मालवा रीजन में ही नहीं, इसके प्रस्तुति, इसके शोज जो है वो अन्य जगहों पर भी होते रहे। करेक्ट।
जैसा मैंने कहा कि समय बदलता है, बिल्कुल। समय बदला और आज ये स्थिति हो गई कि माच को कुछ लोग ही जानते हैं। जी। माच को जानने वाले या माच को समझने वाले भी कुछ लोग बचे हैं। जितने सीनियर हमारे जो गुरु हैं, जी। जिनसे हम सारी चीज़ें जानते समझते हैं, अब वही लोग बचे हैं और उनकी भी उम्र लगभग 70, 80 और 85 साल की हो गई है। करेक्ट। तो मैंने अपना सब्जेक्ट भी यही चुना कि पारंपरिक लोक नाट्य में मालवा जी। का माच, जी। वर्तमान चुनौती और उसका समाधान। बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो उसका क्या समाधान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राज जी, आपको सही में लगता है कि जैसे हम आगे बढ़े उसके पहले मैं एक बार जी। अपने दर्शकों को समझा देना चाहती हूँ कि मार्च में एक्चुअल होता क्या है, तो वो अगर आप ब्रीफली बता दें कि मार्च में किस तरीके का नरेशन होता है। हाँ, तो माच मुख्य रूप से लोक नाट्य है जिसके अंदर गीत की शैली में डायलॉग्स बोले जाते हैं। संवाद जो है वो गीती शैली में है, गीती नाट्य है वो, जी। है ना। और जितनी भी उसके कथानक है वो पौराणिक कथानक है। उन पौराणिक कथानकों को लेकर वर्तमान की चीज़ों के साथ व्यंग, हंसी मजाक और कोई मैसेज देने की कोशिश माच गुरु अपने माचों में करते रहे हैं। एक समय ये भी था कि माच में अश्लीलता काफ़ी बढ़ गई। अच्छा। अश्लीलता ना कहें, वो द्विअर्थी संवाद ज़्यादा थे। ओके। तो उसमें मुख्य रूप से महिलाओं को भी जाने की परमिशन नहीं थी। ओके। महिलाएं जाती भी नहीं थी, तो उसमें काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो जो महिलाओं की भूमिका भी थी वो केवल पुरुष ही करते थे। करेक्ट। तो बड़ा अजीब था कि अब चूंकि व्यक्ति की मूंछ है और उसका स्त्री पात्र करना है, तो मालवा में ये है कि जब तक पिता हैं, हाँ, तक मूंछ नहीं मूंछ काट नहीं सकते। कटवा सकते। तो आपके लिए बड़ा व्यंगात्मक होगा कि एक महिला दिख रही है, उसकी मूंछ भी है। तो ये इस लोकनाट्य की बड़ी खासियत है जी कि दर्शक उसको सहज ले लेता है। ओके। वो उसको यकीन करता है कि ये महिला है। जब मंच पर कोई अभिनेता अपने संवाद भूल जाता है, तो दर्शक में से कोई उसे याद दिला देता है। मतलब इतने रमे होते थे उसके दर्शक अपने लोकनाट्य माच के साथ। पूरी पूरी रात माच चलते थे। हाँ सर, ये मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि जो माच का परफॉर्मेंस होता है वो कई घंटों तक चलता है। लगभग देखिए, ये शोकिया रंगमंच की तरह शुरू हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जितने भी इसमें काम करने वाले थे वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ अन्य काम करते थे, खेती करते थे, मजदूरी करते थे या किसी भी तरह का अन्य काम करते थे जी। और जब शाम को मनोरंजन के लिए वो रिहर्सल करते और माच की प्रस्तुति करते। तो लगभग माच की प्रस्तुति कोई रात को 10 बजे के आसपास शुरू होती थी और सुबह सूर्य उदय होने तक वो प्रस्तुति लगातार चलती थी। राइट। और 10-10 दिन के, 15-15 दिन के माच हुआ करते थे। हमने भी आज से 25 साल पहले तक बहुत अच्छे स्वरूप में माच को देखा। जी। बड़ी खुशी है इस बात की। सर, माच का अगर मैं शाब्दिक अर्थ डिस्कस करूं तो उसका मतलब है मंच, और उसको मालवा फॉर्म में जब हमने बोलने लगे तो लोगों ने उसका नाम माच रख दिया। मंच से ही माच का नाम प्रादुर्भाव हुआ है। जी। ऐसा मंच जिसके नीचे से बैलगाड़ी भी निकल जाए, मतलब इतना ऊंचा मंच, इतना ऊंचा स्टेज लगता था। स्टेज लगता था कि अगर स्टेज बीच सड़क में लगा है और अगर 15 दिन माच होना है तो गाड़ियां लोग अपना आने जाने का काम किसी भी तरह से बाधित ना हो, वो रुके ना, वो चलता रहे। तो इतना ऊंचा मंच बनाया जाता था। तो सर क्यों बनाया जाता था और ऑडियंस को क्या देखने में तकलीफ? देखिए, वो एक ऐसा ओपन थिएटर है जिसमें जिसको जहां जगह मिलेगी वो बैठ जाएगा। अच्छा। बहुत दूर तक होगा। करेक्ट। तो इतनी ऊंची हाइट हो कि कोई कहीं भी बैठा हो उसे दिख जाए। दूसरी ये बात है कि गर्मियों में जब हवा बहती है तो माच का मंच ऐसी जगह बना होता है कि पीछे से जब हवा चले तो उसके संवाद हवा के साथ गति करते वो पीछे तक, दूर तक चले जाए। ओके। क्योंकि माइक तो है नहीं, हाँ। मशाल की रोशनी में होगा, तो आवाज थ्रो कैसे करेगी वहां तक। तो उसका तरीका यह है कि मंच को इस डायरेक्शन में बनाया जाए कि जब गर्मियों में हवा का बहाव जब चले तो वो ऐसा हो कि वो दर्शकों तक हवा उस आवाज को थ्रो करके ले जाए। मशाल की रोशनी है, लाइट उतनी है नहीं जी। तो आपको बहुत लाउड एक्शन करना है। तो वो एक्शन जब आप आज देखते हैं तो आपको मेलोड्रामा दिखता है। आपको लगता है कि ये इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहा है।
लेकिन आप सोचिए कि 200 साल पहले जब लाइट नहीं है, उसको अपने हाव भाव बहुत दूर तक दिखाना है तो लाउड एक्शन करते हैं करेक्ट कलाकार, करेक्ट बहुत लाउड मेकअप करते हैं। जी वो उनकी कॉस्ट्यूम इतनी चमक दमक की होती कि वो दूर से नजर आ जाए। राइट तो ये उसकी खासियत है। उसको समझ के आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, वो जो था वो है। अब जरूरत ये है कि अब माइक है, अब नहीं लाउड करने अब की जरूरत टेक्नोलॉजी है तो तो अब हम उनके कलाकारों को कुछ ऐसी टेक्निक सिखाएं, उनको इस तरीके से प्रशिक्षित करें कि हम उस नाटक के साथ कोई बदलाव ना करें, उस नाटक में कोई छेड़छाड़ ना करें। पर सर क्या अभी जैसे 2025 अभी चल रहा है तो मैं एक बार आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी मार्च का कितना एग्जिस्टेंस है, कितना लोग उसको कर रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो मेरे ने जितना पिछले 1.5 सालों में रिसर्च किया है, लगभग 2-3% बचा है। बस मतलब वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि दर्शक नहीं है, दर्शक नहीं है तो करने वाले भी नहीं। सही बात है। मंडलियां खत्म हो गई। मैंने आपसे कहा कि 70 से अधिक मंडलियां इस पूरे रीजन में अपना काम कर रही थी। अलग अलग माच गुरु, गोविंद जी, बाल मुकुंद जी, सिद्धेश्वर सेन जी, इनकी माच मंडलियां, इनके द्वारा बनाई हुई माच मंडलियां, ओम प्रकाश जी, है ना, ऐसे कई सारे गुरु हुए जिन्होंने कई सारी माच मंडलियां बनाई, लेकिन आज उनमें से कुछ ही जीवित है। तो अब ये समय की बात है, हम इसमें किसी को दोष नहीं देते। करेक्ट। दर्शक नहीं है तो करने वाले कलाकार भी तो नहीं सर है। क्या ये लोक कलाओं के बारे में, जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्या सर सच में बचाया जा सकता है लोक कलाओं को? एक कोशिश है। कितना बचेगा और क्या नहीं बचेगा, इसके लिए कोई भी अनुमान नहीं हो किया जा सकता है। जी क्योंकि हमें मालूम है कि हमने पिछले 25 साल पहले हम जिस स्थिति में थे, हमने उस 25 साल की जर्नी को देखा है कि 25 साल पहले हमारे पास क्या था और हम कितना कुछ बदल गया। तो आने वाली 25-50 सालों में क्या बदलेगा, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक कोशिश है कि आपके जैसे जिज्ञासु जी और अन्य जिज्ञासु जब एक इतिहास को जाने तो उनको ये मालूम हो कि कोई एक ऐसी कला थी एक समय में जिसमें इतने सारे कलाकार एक साथ काम कर रहे थे। बचती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बचती तो बड़ा दुखद है। और फिर समय है, समय का चक्र चलता रहता है, उसको रोका नहीं जा सकता। जी तो कुछ अच्छा घटता है, कुछ बुरा घटता है, घटता सब कुछ है। सर, तो क्या अभी भी मार्च कहीं किसी रीजन में हो रहा है या कितना फ्रीक्वेंटली हो पाता है? देखिए, मार्च उज्जैन में देखने को मिल जाता है, छोटे छोटे गांवों में अभी भी उतने मनोरंजन के साधन नहीं है। हालांकि मोबाइल ने अपनी सारी जगह पेट कर रखी है बहुत जी। अच्छे से, फिर भी छोटे छोटे रीजन में, छोटे छोटे आयोजनों पे, गणेश उत्सव में, होली पर, है ना, दिवाली पर, दशहरे पर, कुछ कुछ छोटी छोटी मंडलियाँ, छोटे छोटे मार्च थोड़ी देर के लिए कुछ दर्शकों के समक्ष करते रहते हैं। तो कर रहे हैं, अपने ताए जितनी वो कोशिश कर पाते हैं बेहतर करने की, जी वो कर रहे हैं। सर, पर अब 6 घंटे 7 घंटे क्या होता है? अब इतना पेशेंस हमारे पास नहीं है, दर्शकों के पास नहीं है, कलाकारों के भी पास नहीं है जी कि वो उस तरीके से ऑडियंस भी सर उतनी देर नहीं नहीं बैठ होगी। सकती है। तो समय की मांग है, उसके अनुसार अगर मार्च किया जाए तो मुझे लगता है कि उसको फिर एक तरीके से रिवाइव किया जा सकता है, Correct. उसको परिष्कृत किया जा सकता है और इस लायक बनाया जा सकता है कि हम 2 घंटे में मार्च की कोई कहानी पूरी प्रस्तुत करें। ज्यादातर तो उसमें किस टाइप के मैसेजेस दिए जाते हैं जो परफॉर्मेंस होती है? देखिए, एक तो सामाजिक है, धार्मिक है ना, आपके व्यक्तिगत मूल्यों पर, सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। तो उसके कथानक सब उसी तरीके से हैं। फिर बाद में सिद्धेश्वर सेन ने सरकार के लिए लिखे तो अलग अलग विषयों पर भी लिखे, पल्स पोलियो पे भी उन्होंने मार्च लिखे, जी है ना, परिवार नियोजन पे मार्च लिखे। धरती, जब लोग पलायन कर रहे थे तो अपनी धरती के ऊपर उन्होंने लिखा कि अपनी ज़मीन कितनी महत्वपूर्ण। तो इस तरीके के बाद में भी मार्च लिखे गए। करेक्ट। तो जैसी ज़रूरत लगती है रही, मार्चकारों ने वैसे मार्च लिखे। उसके कथानक को, पौराणिक कथानक को लेकर आज के मैसेज देते रहे। जी जी जी। सर, जैसे 2 तरह के लोग होते हैं सर, मैं अगर कहूँगी कि सर एक तो जो 9 to 5 जॉब करते हैं, क्योंकि सर वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी हिस्सा है कि आप या तो नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, पर आप पैशनेट भी होते हैं, आप आर्टिस्ट भी होते हैं, और फिर कुछ होते हैं जो सर फुल टाइम आर्टिस्ट होते हैं कि उनको शायद कुछ और आता नहीं है, करना नहीं चाहते। तो सर ये बैलेंस कैसे बनता है सर, कि अगर आप फुल टाइम आर्टिस्ट हो तो क्या उनके साथ सर्वाइवल का इशू रहता है? देखिए, बहुत बार ये प्रश्न होता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगभग
30 साल हो गए इस फील्ड में। 30 सालों से मैंने निश्चय किया कि मुझे सिर्फ कला ही के क्षेत्र में काम करना है। तो फिर कला का कोई भी काम हो, कि मैं राइटिंग भी करता हूँ, पेंटिंग भी करता रहा, स्टेज डिज़ाइनिंग करता रहा। जी। मैंने अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा। मुझे इतने अच्छे गुरु मिले कि उन्होंने इतना कुछ सिखाया कि मैं आज उस मुकाम पर हूँ। मेरे माता और पिता के परिवार में कभी कोई कलाकार नहीं था, जी। और मैंने जब ये तय किया कि मुझे कला का क्षेत्र चुनना है तो आसान नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कलाकार बनने में रेडियो की बड़ी भूमिका रही। रेडियो की? हाँ, मतलब हमारे घर में रेडियो था, जो जी। सुबह हम स्कूल जाते थे 7 बजे के लगभग, तो वो चाय पीने और नहाने का जो समय होता था, उस समय एक संगीत सरिता कार्यक्रम आता था, वो आज भी आता है, हाँ। बहुत पुराना है। लोगों ने तो उसमें वो क्लासिकल की म्यूज़िक की बात करते थे, और वो क्लासिकल राग रागिनियाँ की बात करते थे, सुनाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा से, मेरी कोशिश थी कि मैं गाना सीखूं, क्लासिकल म्यूज़िक सीखूं। जी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि कला के क्षेत्र में मैंने सब काम किए, बस मुझे म्यूज़िक ही नहीं आता है। मुझे मतलब बड़ा लगता है, मैं अगर इस भारत भूमि में जी। जो कहते हैं कि पुनर्जन्म हो, तो मैं ईश्वर से यही चाहूँगा कि अगर पुनर्जन्म होता है तो मुझे अगले जन्म में सिर्फ संगीत सिखाना, और कोई भी कुछ मत सिखाना, वाह। और संगीत में भी सिर्फ ध्रुपद। ध्रुपद। हाँ, वाह। तो बड़ा मन था संगीत सीखने का, लेकिन नहीं सीख पाए। फिर कुछ संयोग ऐसे बने सर क्या कि समय नहीं मिल पाया आपको जैसे? नहीं, मतलब देखिए, बहुत समय ऐसा था कि परिवार में कोई कला के क्षेत्र को जानता नहीं था। धीरे धीरे अपने तहे लोग मिलते गए, सिखाते गए, समझते गए और आगे बढ़ते गए। तो फिर कला का क्षेत्र में आर्ट डायरेक्शन से शुरुआत हुई, अच्छा। फिर नाटक, फिर कैमरा, फिर फिल्म मेकिंग, हम्म। और ये पूरा एक सिलसिला जो है वो बन चला। और सौभाग्य से, मेरा सौभाग्य है कि मुझे पत्नी भी कलाकार के रूप में मिली, वाह। जिसका अनुभव मुझसे कहीं ज़्यादा था। वो उज्जैन में रहती थी, उज्जैन में कालिदास अकादमी थी, तो उन्होंने संस्कृत नाटकों में काम किया, हिंदी नाटकों में काम किया, और कथक की गुरु हैं वो। कथक नृत्य में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जी। कथक की बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छा म्यूज़िक समझती है, बहुत अच्छा गाती हैं। वाह। उन्होंने बी म्यूज़ भी किया। तो ये मेरा सौभाग्य था, ईश्वर ने मेरी वो बात सुनी और मुझे पल्लवी के रूप में, वो पत्नी के रूप में मुझे मिली। वाह। और वो जो कहते हैं ना कि 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो गए हम। परेशानियां लाख होंगी, लेकिन आज सुकून है कि हम कला के उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसका लोग सपना देखते हैं। हमने जो भी हासिल किया है, वो हासिल करने के पीछे इस कला ने ही हमें सपोर्ट किया है। जी। इस कला से ही अर्न किया है हमने, किसी दूसरा कोई काम ही नहीं किया हमने। मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपने नाना के घर रहता था और मेरी मदर और हम जब मेरे मामाओं के साथ रहते थे, तो हम उस किराए के मकान में, 2 कमरों के मकान में सब लोग रहते थे। जी। और उसका किराया मात्र, मैंने जब देखा तो 20 रुपये था, और जब हमने वो घर छोड़ा तो 100 रुपये किराया था। तो हमारे परिवार के पास ना कोई अपना घर था, ना कोई ज़मीन थी, ना कोई ऐसा कुछ था कि हम लोग बहुत संपन्न थे। जी। लेकिन आज मेरा अपना घर, जो ज़रूरत की भौतिक साधन अगर आप उससे तुलना करें, तो वो मैंने सब सिर्फ कला के क्षेत्र में काम करके ही अर्जित की है। तो जो आपने बात कही कि कैरियर के रूप में कैसे आप कला को चुन सकते हैं, तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज से 30 साल पहले ये समझना बड़ा मुश्किल था, जी। अब आसान है। आप कला के क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं और इतने ऊंचे मुकाम पे जा सकते हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। मतलब निश्चित तौर से आप एक आईएएस, आईपीएस या बड़े बिजनेसमैन की तरह कला के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। इतने साधन मौजूद है, पर शर्त यह है कि आप जो भी कला के क्षेत्र में काम करें उसके साथ ईमानदारी बरतें। कलाकार ऐसी क्या गलतियां करता है, आपको ऐसा लगता है कि वो जब कला के क्षेत्र में अपना सफर स्टार्ट करता है, या क्या
मिस्टेक्स हो सकती हैं या क्या गलतफहमियां होती हैं जिसकी वजह से उसको तकलीफें आती देखिए, हैं? सबसे पहली तो बात है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। आज की तारीख में क्या हो गया है कि एक तो पेरेंट्स का दबाव है ना, जो रियलिटी शोज में बच्चों को भेजना है, वो कंपटीशन में भेजना है। कला के क्षेत्र में कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकती। आप बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर हैं, तो आपसे किसी की क्या कंपटीशन होगी? बिल्कुल। मैं अगर लिखता हूँ तो किसी और से कैसे वो अपना लिखता है, मैं अपना लिखता हूँ, ये अपना शूट करते हैं, मैं अपना शूट करता हूँ, आप अपनी फिल्म बनाते हैं, मैं अपनी फिल्म बनाता हूँ, इसमें कंपटीशन कैसे हो सकता है? जी। तो ये जो बात है, इससे सबसे पहले बच्चों को बाहर निकाले आप। कोई कंपटीशन है ही नहीं और कोई शॉर्टकट नहीं है। करेक्ट। आप अगर संगीत सीखना चाहते हैं तो कम से कम 6 से 8 घंटे का रियाज। ज़रूरी है। आप नृत्य करते हैं, आप लिखना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में जाते, अब पढ़िए कितना कुछ लिखा गया है, लिखिए बाद में, पहले कम से कम 5 साल 10 साल पढ़े। ऑफ कोर्स। आपको नृत्य में परफॉर्म करना है, क्लासिकल सीखना है, 10 साल 15 साल सीखे, उसके बाद गाना सीखना है तो 10 साल, पेंटिंग करना है तो 10 साल, मतलब आप सीखे पहले, फिर आप बाहर आइए। तो फिर क्योंकि वो पेशेंस लोगों में टाइम के साथ थोड़ा सा शायद कम होने लगा है, और सर डिजिटल सोशल मीडिया ने भी कहीं ना कहीं वो चीज़, आपका जो अटेंशन स्पैन होता है उसे हाँ, कम किया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी आता होगा। निश्चित तौर से अब हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ हमको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। हम पोहे खाने चौराहे तक नहीं जा सकते हैं, स्विगी या इंस्टा से मंगाना चाहते हैं कि वो बस आ जाए, जल्दी आ जाए। हमको बड़ा लगता था कि हम राजवाड़ा पे या गोराकुंड पे रहते थे और कचौरी खाने रहू जाते थे कि रहू की कचौरी फेमस है। फेमस है। आज हमें ऐसा लगता है कि बस वो मोबाइल में हम कुछ क्लिक करें, कुछ बटन दबाएं आ जाए। और वो यहाँ आ जाए। तो ठीक है, समय हम किस युग से जी जी। वहाँ आए और वहाँ से वो यहाँ आए, ट्रांजिशन कहीं ना कहीं देखा है सर, जो 90s और 2000 में। तो देखिए समय तो बदलता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बातें बदले। सर जैसे अभी आपने पढ़ने की भी बात करी जी। कि बहुत पढ़ना चाहिए, या जिस भी कला में आप हो उसकी प्रैक्टिस रेगुलर हमें बनाए रखनी चाहिए। सर आपके कौन है फेवरेट राइटर, और कौन सी किताबें आपको पढ़ना पसंद है? देखिए प्रियंका, एक बात है कि मेरी सब फेवरेट है। सर क्योंकि मैंने देखा है आपके घर में एक अच्छी सुंदर सी लाइब्रेरी भी आपने बना रखी है। जी जी बिल्कुल। तो सब कुछ फेवरेट होना चाहिए। ज़रूरत ये होती है कि कब आप पढ़ रहे हैं, वो समय क्या है जिस समय कोई भी किताब पढ़ रहे हैं आप, उसकी ज़रूरत किस समय है आपको, वो तय करती है कि वो उस समय फेवरेट हो जाती है। करेक्ट। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, बहुत अच्छा, मतलब मैं उनको बहुत दिल से हमेशा थैंक्स कहता हूँ, मैं हर जगह उनका नाम लेता हूँ। चिन्मय मिश्र मेरे गुरु हैं। जी। जब मैं उनके घर गया तो उनके घर में किताबें किताबें ही किताबें थी, बहुत किताबें। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि इनसे क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो इन्हीं के रास्ते जाया जा सकता है। वो बात मेरे दिमाग में, जहन में बैठ गई और मैंने उनसे पढ़ना सीखा। मैं उनके घर चले जाता था, घंटों उनके यहाँ बैठना। उनकी मिसेस बहुत अच्छी भाभी हमारी, वो खाना बना देती, हम खाना खा लेते। तो बस ये मतलब कोई शर्म ही नहीं थी कि, और वो इतना स्नेह था उनका कि बस गए हैं और बस वो सिखा रहे हैं, सुन रहे हैं। उनको आज भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, अगर वो सामने बैठे हो तो सिर्फ हम सुनना चाहते हैं। जी जी। ऐसे बहुत सारे हमारे, राहुल रस्तोगी मेरे गुरु हैं, कपिल तिवारी हमारे गुरु हैं, कमलेश दत्त त्रिपाठी हमारे नाटक के गुरु हैं, लोकेंद्र त्रिवेदी हैं, सुशील जौहरी है। इन सब ने इतना कुछ सिखाया, इतना समझे। भट्टी जी जिन्हें पद्मश्री मिली है, उनके छोटे भाई चमन भट्टी, हरचंदन सिंह भट्टी, ये हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें कला के उस मर्म को सिखाया। और उनका थैंक्स, मतलब हम उनका जितना थैंक्स करें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने इस लायक बनाया कि हम इस मुकाम पर है। कहीं ना कहीं आर्ट लोगों को साथ भी जोड़ता है एज अ सोसाइटी। आप सब म्यूजिक की बात करिए, आप ग्रुप डांस की बात एक्टिविटी है करिए। कला तो। हाँ, और मनोरंजन का साधन भी है सर, लोगों को कहीं ना कहीं उससे बहुत अच्छा लगता है। मनोरंजन के साथ साथ कला कई तरह के संदेश भी देती रही जी। लोगों को, अवेयर करती रही। देखिए आप एक नुक्कड़ नाटक करते हैं
तो वो नुक्कड़ नाटक अवेयर करने के लिए भी हो सकता है, मनोरंजन के लिए भी हो सकता है, किसी तरह का सटायर भी हो सकता है, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हो सकता है। तो कला अलग अलग समयों पर अलग अलग तरीके से अपना काम करती रही। करेक्ट सर। जो हमारे मतलब आज के यंग जनरेशन और जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आर्ट में ही आना चाहते हैं? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको बस जिंदा रखिए। हर तरीके से आप जहाँ आपको जो लगता है, आपका कोई बच्चा भी गुरु हो सकता है और कोई 80 साल का व्यक्ति भी गुरु हो सकता है। बस आप कोशिश करिए कि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो यथावत चलती रहे। मैं आज भी सीखता हूँ, मैं किसी को भी कुछ करते देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कैसे कर रहा है। करेक्ट। तो मैंने कई सारी चीज़ें तो वैसे देखकर ही सीखी। जी। मैं अगर एडिटिंग करता हूँ तो वो वैसे ही सीखा कि एडिटिंग टेबल पे जब हम बैठते थे करेक्ट। तो देखते थे कि कैसे हो रहा है। आज मेरा अपना स्टूडियो है, मैं अपनी फिल्में बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना रहा हूँ। मैंने ट्राइबल्स के साथ लंबा काम किया है, मेरा अपना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन है, ट्राइबल ज्वेलरी का कलेक्शन है। मैंने भील ट्राइब के साथ 2 साल रह के उनके साथ रह के 18 फिल्में बनाई जी। जो उनकी पूरी लाइफ पर है। तो सीखने की प्रोसेस करते नेवर रहिए, एंडिंग है सर। कोई एंड नहीं है, Correct. कोई एंड। और आज भी मुझे लगता है, अब ऐसा लगता है कि मुझे अब संस्कृत सीखना चाहिए, मुझे लगता है कि अब ट्रैवल करना चाहिए। सर म्यूजिक भी तो सीखना है आपको। अब म्यूजिक तो अब आवाज़ और सब चीज़ें इस उम्र के उस पड़ाव पर आ गए हैं कि शायद अब तो मुश्किल है, लेकिन म्यूजिक सुनता बहुत हूँ। क्लासिकल म्यूजिक हो, वो आपको सूफी बहुत म्यूजिक पसंद हो, है। फोक हो, बहुत पसंद है। खूब Correct, correct. फिल्मी संगीत है, संगीत सब तरह का संगीत पसंद है, जी जी। खूब सुनना पसंद है। सर इतनी लंबी जर्नी जो आपकी रही और जी। आर्ट और कल्चर से इतना डीपली आप जुड़े हुए रहे हैं। आपने बताया कि आप ट्राइबल्स के साथ भी काम कर जी, चुके हैं, आपने जी। फिल्में बनाई हैं। सर आगे की ज़िंदगी जो है वो आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? आगे की ज़िंदगी के बारे में तो अनिश्चितता हमेशा बनी है, लेकिन ये है कि जितना भी समय है उसमें कुछ लोगों तक जो भी हमने जाना, समझा और सीखा है वो दे कर जाए, लोगों तक ट्रांसफॉर्म करें। करेक्ट। और कुछ इच्छाएं हैं कि कुछ बड़ी फिल्में, कुछ आर्ट और कल्चर पर लंबी फिल्में, कुछ किताबें लिखने का काम चल रहा है इस समय। जी जी जी। तो वो लिखने का प्रोसेस ज़्यादा हो, वो किताब जो है वो रहे, और फिल्में ख़ास तौर से तो अभी फिल्मों पे फोकस है। तो अभी कुछ फिल्में हैं, कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज़ हम कर रहे हैं, जिसमें से 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज़ कंप्लीट हुई है, ओके। तो जल्दी ही हम करना चाहते हैं। ग्रेट। सर बट जो फैमिलीज़ हैं जो मार्च करती हुई आ रही हैं, क्या उनके जो यंगर जनरेशन है या कोई बाहर के लोग हैं सर, वो इंटरेस्टेड रहते हैं? देखिए, अब कुछ परिवारों में तो इंटरेस्टेड हैं जी। और कुछ में तो ऐसे हैं कि वो देखते भी नहीं हैं उस तरफ, उन्हें वो फिजूल लगता है, समय की बर्बादी लगता है। तो ये उनका परसेप्शन है, इसमें हम कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो उनका परसेप्शन है, उनको जो लगता है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, जो हमें लगता है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो लोग नए बच्चे आ रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन्हें सिखाया जाए। जी। गवर्नमेंट कोशिश करे ऐसे गुरुकुल बनाने की, जिसमें इस तरह के प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था हो। हाँ। और ऐसे गुरु जो आज मौजूद हैं वो प्रशिक्षण दे। उज्जैन में कई सारे लोग हैं जो इस तरह का सिखा रहे हैं। जी। कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे नाटकों में माच शैली को प्रयोग करें। लोकेन्द्र त्रिवेदी बहुत अच्छे नाट्य निर्देशक है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदी नाटक है उसमें माच विधा को डाला जाए और उस शैली में उसको परफॉर्म किया जाए। मैं और लिविंग यूनिकॉर्न्स के बिहाफ पे आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि जो काम आपने आज तक किया वो भी बहुत ही सराहनीय है, और आगे का जो आप काम करना चाहते हैं उसके लिए भी हम बहुत सारी गुड लक और बेस्ट विशेस आपको देते हैं। आप हमारे एपिसोड में आए उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो वैल्यूएबल इंसाइट्स सर ने शेयर करी हैं अबाउट आर्ट, अबाउट कल्चर, और कैसे हम करियर परस्यू कर सकते हैं आर्ट में, कैसे हम लोक कलाओं को विलुप्त होने से बचा सकते हैं, और कैसे जो लर्निंग है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड रहा है राज बेंद्रे जी के साथ। सर एक और बार थैंक यू सो मच, और
आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। नमस्कार।